Hello guys, now we will discuss about the diode circuits, the electronic circuits। यानी एक सर्किट है जिसके अंदर अब हम डायोड हमने उसमें ऐड कर लिया है। ठीक है, अब जैसे फॉलोइंग फिगर शोज अ डायोड विद आरसी लोड। अब इसमें आप देखें कि ये आपका जो है ये आरसी सर्किट है और एक सोर्स है। बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें देखें ये एक सर्किट है जी। इस सर्किट में क्या हो रहा है जी, एक आपके पास सोर्स है और लोड पे आपके क्या पास क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है और एक डायोड है। अच्छा, जब इसका स्विच ओपन होगा तो कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर पे कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जी अगर ये कैपेसिटर फॉर एग्जांपल इनिशियली 0 वोल्ट है इसके ऊपर, यानी ये डिस्चार्ज कंडीशन में मिला है। जैसे आप इस स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा और आपका सर्किट फिर सिंपल ये सर्किट बन जाएगा। हम आइडियल डायोड इसको कंसिडर करते हैं, वीएफ नहीं लगाते हम यहाँ पे, सिंपल शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आरसी का चार्जिंग सर्किट बन जाएगा। ये इट्स जस्ट लाइक अ बैटरी कैपेसिटर जो कि चार्ज होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम दिस वोल्टेज टू दिस। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, वी माइनस वी सी ओवर आर। ठीक है ना, ये वाला वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज ओवर आर। ठीक है, वहां से आप जो है इस करंट का एक्सप्रेशन निकालोगे। अच्छा, अब इस पे जरा केवीएल लगाओ, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। देखें, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी और वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। और वी आर क्या होगा, वी आर इज जस्ट आई आर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, उसका फार्मूला ये होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, बिकॉज आई इज इक्वल टू सी डी बी बाई डी टी। ये आपको मैंने करवाया इनिशियल लेक्चर्स के अंदर। तो वी आर इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई। अब आप क्या करो, इसका अगर आप डेरिवेटिव लो तो वो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव में जब आप इसका लेंगे तो आपका सिंपल ये इंटीग्रेशन उससे खत्म हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और उसको आप सॉल्व करोगे, जो कि आपने कर लिया हुआ है, लेप्लेस के थ्रू कर लो। क्योंकि अगर आप वैसे करते हो ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा औखा होता है। उसका पहले आपको एक निकालना होता है होमोजीनियस सोल्यूशन जीरो करके, फिर एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होता है और एंड पे दोनों को ऐड कर देना होता है। ऐसे करते हैं ना। लेकिन लेप्लेस में क्या फ़ायदा था कि आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाते हो, एस डोमेन में, जिससे क्या होता है कि वो एक ऐसी फॉर्म में आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन कि उसको आसान सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। वो एक अलजेब्राइक इक्वेशन बन जाती है। उसमें आप क्या करते हो, उसको पार्शियल फ्रैक्शन उसकी करते हो और फिर उसका इन्वर्स लेप्लेस लेते हो। ये कंट्रोल सिस्टम, जो फीडबैक कंट्रोल आपका कोर्स होगा ना, उसमें ये चीज़ करवाते हैं ज़रा बहुत डिटेल में, कि एक फिजिकल सिस्टम होता है, उसकी मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग करके क्या बनता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। क्या बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर लेप्लेस से सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं क्योंकि वहाँ सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। फिर उसका एंड पे क्या करते हैं, इन्वर्स लेके वापस टाइम डोमेन में आ जाते हैं। अब क्लियर है। तो इसका भी सोल्यूशन आपने किया होगा अपनी जो है दूसरे कोर्सेज में। तो इसका सोल्यूशन आपका ये निकल आता है, आई इज इक्वल टू वी एस ओवर आर ई की पावर माइनस टी ई ओवर माइनस टी ओवर आर सी। इसमें आर सी क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो ये बेसिकली क्या है, ई की पावर माइनस टी ओवर टॉ। ठीक है, और वी एस ओवर आर क्या है, वी एस ओवर आर। अब मैं आपको ना थोड़ा आपको उसकी मीनिंग समझाता हूँ कि सर्किट कैसे काम कर रहा है। हम फिजिकल मीनिंग समझते हैं। शुरू में कैपेसिटर पे क्या वोल्टेज थे, 0। तो शुरू में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, सही है, दिस माइनस दिस ओवर आर। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना, कैपेसिटर पे चार्ज हो, वोल्टेज डेवलप हो जाएंगे, वी आ जाएगा, वी सी आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएंगे यहाँ तक कि ये वोल्टेज इसके बराबर हो जाएंगे। तो जब ये वोल्टेज इसके बराबर हो जाए तो वी एस माइनस यहाँ भी वही वोल्टेज आ जाएंगे, तो करंट क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर हम स्विच को क्लोज करें तो करंट शुरू में पीक पे जाता है, एक मैक्सिमम करंट हो जाता है, ऐसे ही है। उसके बाद वो कम होता 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 फिर वो 0 हो जाता है इवेंचुअली। तो इसको अगर मैथमेटिकली मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट शुरू में कितना था, वी एस ओवर आर, सिंपल ओहम्स लॉ, आई इक्वल टू आई आर वाला। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर पे तो वोल्टेज 0 था ना उस वक्त, तो वो रेजिस्टेंस का टर्मिनल ग्राउंड है। तो आगे ई की पावर माइनस टी ओवर टॉ। तो इसका इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये जैसे यहाँ पे बना हुआ अभी आ जाएगा ये ऐसे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वी एस ओवर आर। ठीक है, इस इक्वेशन की समझ आ गई। अब क्यों, देखो ई की पावर अगर आप टी 0 पुट करो, ई की पावर 0 क्या होता है, 1। तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, आई इज मैक्सिमम वी एस ओवर आर। अगर मैं टाइम को इन्फिनिटी कर दूं तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0। ये 0 हो जाएगा। तो
आई इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसे ही हो रहा है फिजिकली। अच्छा, अब कैपेसिटर पे जरा देखें, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है शुरू में क्या था, 0, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो आगे आ रहा है। तो V, इसमें अगर हम देखें VC जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, ठीक है, वो क्या होगा, शुरू में 0 है और फिर बाद में मैक्सिमम हो जाएगा, वो हम लिखते हैं ये मैक्सिमम है VS 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टाउ। यानी इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। कैसे, T0 पुट करो, 0 पुट करो तो e की पावर 0 1 होता है, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, VC क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही हुआ ना, इधर अगर आप 0 पुट करो e की पावर 0 हो जाएगा ना, तो e की पावर 0 क्या होता है, 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो T0 पे 0, T इन्फिनिटी पुट कर दो तो उस पर क्या होगा, e की पावर ये आ जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, ये 0 रह जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, VS। सही है, यानी मैंने इसकी मॉडलिंग कर ली मैथमेटिकली कि करंट की इक्वेशन क्या होगी, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। इलेक्ट्रिकल में ये चीज़ें हैं भाई, ये आपको आनी चाहिए, एक एक्सपोनेंशियल, दूसरा साइनोसाइडल, ये मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए एज अ मिनिमम। ओके, तो ये देखें इसमें करंट की इक्वेशन क्या है, डिकेइंग, क्या है, डिकेइंग इक्वेशन है। ओके, अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे इसने बनाया हुआ है कि आई की डिकेइंग इक्वेशन है। अच्छा, इसमें ये आपका होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, क्योंकि इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसकी जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, डी बाई डी टी होगा। सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, D2 बाई डी टी स्क्र। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में एक होता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि इनिशियल वैल्यू से 63% तक कितना मतलब टाइम लगता है। मसलन अगर आपका कैपेसिटर 0 है और फुल चार्ज जो बैटरी लगी वो 12 वोल्ट है, तो उसका 63%, 12 वोल्ट का हम 10 कर लेते हैं, 10 वोल्ट कर लेते हैं, तो यानी 6.3 वोल्ट, 6.3 वोल्ट होगा ना 10 का 63%, तो 6.3 वोल्ट जितनी देर में होगा उसको कहते हैं 1 टॉ। क्या कहते हैं, 1 टॉ। ये चार्जिंग में है। अब अगर डिस्चार्जिंग करना है तो इनिशियल वैल्यू फॉर एग्जांपल 100% है, उससे 63% डिस्चार्ज, यानी कि 0 से 37%। आई बात समझ। इसमें अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये 63 लिखा है, कई जगहों पे 37 भी लिखा होता है। वो 37 भाई नीचे से देख रहा होता है, इनिशियल वैल्यू से हमेशा 63% ही होगा। बात समझ आ रही, इनिशियल वैल्यू से उसका 63, यानी अगर टॉप पे बैठा है तो डिस्चार्ज हो, जब 63% डिस्चार्ज हो गया तो उसको कहेंगे 1 टॉ। इसी तरह इसका 2 टॉ, 3 टॉ, 4 टॉ, 5 टॉ, 5 टॉ के बाद वो स्टेडी हो जाता है, स्टेडी स्टेट होती है इसको। और ये जो 1 टॉ वाली है इसको ट्रांजिएंट स्टेट भी कहते हैं, ट्रांजिएंट यानी जिसमें चेंजेस आ रही हैं, ये आगे आप बड़ी डिटेल में पढ़ोगे। तो वी एस इक्वल वी आर प्लस वी सी, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई करंट की। देखो ये यहाँ से 63% डिस्चार्ज होगा तो ये आ जाएगा 36.8, यानी अप्रोक्सीमेटली 37%। और लेकिन अगर यहाँ से देखोगे तो ये आ जाएगा 63% वोल्टेज। बात समझ आ गई, ये असल कॉन्सेप्ट है कि ये 37 कहाँ से आ गया 63 का, भाई 63 है, इनिशियल वैल्यू से 63 है। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं RL सर्किट के ऊपर। RC सर्किट समझ आ गया। अच्छा, अब हम RL सर्किट के ऊपर आते हैं और उसमें अब डायोड लगा हुआ है। अच्छा, अब इसको जरा एनालाइज करें क्या होगा। वही सर्किट है, अब इसमें क्या है कि VS है, स्विच है, डायोड है, रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है। अब कैसा बिहेवियर होगा, वी आर एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ द सर्किट। इंडक्टर जो होता है ना, इंडक्टर ये ओपन अगर हो तो कितना करंट होगा इसमें, ऐसे पड़ा हुआ इंडक्टर, कितना करंट होगा इसमें, जीरो करंट होगा ना। तो जीरो करंट अगर होगा इसके अंदर, करंट जीरो है, तो यहाँ पे कितना आपका जब आप इसको स्विच, आप जैसे इसको क्लोज करोगे, जैसे ही इसका आप स्विच क्लोज करोगे तो क्या होगा, एनालाइज करो कि आपको मैंने इंडक्टर दे दिया, उसमें कोई चार्ज नहीं है, जैसे मैंने स्विच किया क्लोज तो सर्किट आपको क्या मिलेगा, ओपन या क्लोज। कैपेसिटर के केस में वो क्लोज था, शॉर्ट था, क्योंकि V0 था। इसके केस में क्या होगा, क्यों यार आपने क्लोज कर दिया तो मैक्सिमम करंट फ्लो करे, क्यों नहीं कर रहा।
इसलिए नहीं कर रहा कि इंडक्टर का बिहेवियर है कि इंडक्टर में करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। वहां पे कैपेसिटर पे वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, वोल्टेज 0 वोल्ट से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, वो शॉर्ट ही होगा शुरू में। तो यहाँ पे जब इंडक्टर का स्विच क्लोज करोगे ये ओपन ही होगा, करंट आहिस्ता आहिस्ता इसमें बढ़ेगा जिससे इंडक्टर चार्ज होगा और इंडक्टर उसको अपोज कर रहा होगा, उसको अपोज करेगा। ये लेंजेस लॉ यही कहता है। इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा इसकी प्लस यहाँ होगा तो कि इस प्लस को अपोज कर रहा होगा, उसको रोक रहा होगा। इंडक्टर की नेचर हमारे टीचर थे वो कहते थे हमारे इंसानों जैसी है, अपोज करता है, जो भी करें उसको अपोजिट ही करता है। अब जैसे इंडक्टर है ना, आप शुरू में आपने बंद कर दिया स्विच, इंडक्टर कहेगा मेरे से करंट ना लाके आओ, जीरो है ना, मैं नहीं लाना करंट, वो आप धक्के से उसमें डाल रहे हो करंट, डाली जा रहे हो। फिर जब वो फुली चार्ज हो जाएगा, अब आप स्विच ओपन कर देते हो, अब इंडक्टर कहता है ना हो मेरे को करंट ना कटो, समझ रहे बात को, वो अपोजिट करेगा, अपना करंट उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ये इंडक्टर की नेचर है, समझ रहे। तो जब आपने इसको स्विच क्लोज किया तो यहाँ पे करंट आपको इनिशियली जीरो मिलेगा, जीरो करंट होगा, करंट जीरो होगा। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करंट बिल्ड होगा और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। ये आपने सर्किट में भी पढ़ा होगा उसमें कि जो इंडक्टर होता है ना स्टेडी स्टेट में आपका शॉर्ट हो जाता है और जो कैपेसिटर होता है वो ओपन हो जाता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने। ये अब देखें, ये यहाँ पे इसकी फिजिकल मीनिंग यूज हो रही है। स्विच क्लोज किया तो अब इसकी इक्वेशन कैसी होगी, इमेजिन करो करंट की इक्वेशन कैसी होगी। टाइम जीरो पे जीरो होना चाहिए ना, और जब इन्फिनिटी हो जाए, जब इंडक्टर शॉर्ट हो जाए, फिर करंट कितना होना चाहिए, वी ओवर आर, मैक्सिमम वी ओवर आर। अब उसमें करंट की इक्वेशन ये बन जाएगी कि आई एल इज इक्वल टू वी ओवर आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टॉ। अब इसमें टॉ क्या होता है, एल ओवर आर, कैपेसिटर के केस में टॉ क्या था, आर सी, ये यूनिवर्सल है, आर और सी को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो टॉ निकल आएगा, और यहाँ पे टॉ क्या है, एल ओवर आर, एल ओवर आर। अच्छा, अब इसमें आप टी जरा जीरो पुट करो, क्या आएगा, टी जीरो पुट करोगे यहाँ 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, आई एल जीरो, सही है। टी इन्फिनिटी पुट कर दो तो 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी 1 ओवर जीरो वी ओवर आर, आई इज इक्वल टू, ये सही है ना इंडक्टर का बिहेवियर कि करंट शुरू में जीरो होगा, आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम को अप्रोच हो जाएगा। ओके, अच्छा अब वोल्टेज देखो, वोल्टेज क्या होगा, शुरू में इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होंगे, मैक्सिमम जो सप्लाई वोल्ट है। करंट चूंकि जीरो है ना, करंट तब जीरो होता है जब दोनों तरफ वोल्टेज बराबर हो। तो यहाँ अगर वोल्टेज Vs है तो इधर भी वोल्टेज Vs ही आ जाएंगे, क्योंकि ये ओपन है, ओपन है तो जैसे मैंने आपको बताया ना, स्विच अगर ओपन हो तो उसके क्रॉस कितने वोल्टेज आते हैं, सप्लाई वोल्ट यानी कि वोल्टेज क्या होंगे कि वोल्टेज शुरू में सप्लाई वोल्ट यानी Vs के बराबर होंगे और इन्फिनिटी भी क्या हो जाएंगे, शॉर्ट, जीरो। तो उसकी कैसी इक्वेशन बनेगी, तो VL इज इक्वल टू Vs ई की पावर माइनस टी ओवर टॉ। इसमें उल्टा हो गया, करंट की इक्वेशन जो कैपेसिटर का केस था ना उससे ऑपोजिट आ गई है, यानी 1 माइनस ई की पावर और सिंपल डिकेइंग। ये आपको सिर्फ बताना था कि आरसी सर्किट और आरएल सर्किट में ये डिफरेंस होता है, ये आपने किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें देखेंगे करंट की इक्वेशन के आगे Vs ओवर आर 1 माइनस, ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, Vs इज इक्वल टू वी आर आई आर प्लस वी एल यानी एल डी आई बाई डी टी, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, एल डी आई बाई डी टी प्लस ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, इसको सॉल्व करो लेप्लेस से, ये सीधी सीधी सॉल्व हो जाती है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म से। तो ये आपका आ जाएगा आई ऑफ टी इनवर्स लेप्लेस लेने के बाद वी ओवर आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टॉ, टॉ क्या है, एल ओवर आर, वो इसने आर ओवर एल लिखा ना, टी आर ओवर एल, तो इसको बटे में ले आओ तो ये टी ओवर टॉ बन जाएगा। टी ओवर टॉ एक जेनेरिक टर्म है, ये आपने पहले भी की हुई है, ए की पावर माइनस टी ओवर टॉ, टॉ एल ओवर आर, ये आपको याद होना चाहिए पक्का पक्का, ठीक है। टॉ इज इक्वल टू आर सी फॉर द आर सी सर्किट्स एंड टॉ इज इक्वल टू एल ओवर आर फॉर द आर एल सर्किट्स, ये हमने एफएससी में भी किया हुआ है। अब इसमें देखें करंट की इक्वेशन क्या है, करंट की इक्वेशन आप देखें कि करंट की इक्वेशन इंक्रीजिंग है जैसे मैंने आपको बताया, और जो उसका वोल्टेज है उसकी वीएल उसकी डिक्रीजिंग है। क्लियर हो गया, आरसी और ये आरएल सर्किट्स का फर्क है। अच्छा अब इसमें देखें एक क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा एनर्जी द वेवफॉर्म शोज दैट, ये देखें द वेवफॉर्म शोज व्हेन टी ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर टेंड्स टू बी जीरो, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा हाँ, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है एनर्जी स्टोर के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्टोरेज, जैसे टैंक में पानी स्टोर करते हैं आप, ऐसे ही है, गोदाम के अंदर गंदम वगैरह चीज़ें स्टोर करते हैं, स्टोरिंग जो होती है, इसी तरह कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है।
भाई कितनी करता है सवाल, ये कितने जूल, जूल यूनिट है ना, हाउ मेनी जूल्स, ये निकलता है 1/2 Li² या 1/2 CV²। ये जो V² है ना, स्केयर, ये याद रखिए, ये इसमें बड़ा कमाल है। आपने आइंस्टाइन की वो जो इक्वेशन पढ़ी, इज इक्वल टू mc², काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² स्क्वायर, ओके। तो 1/2 Li², करंट से एनर्जी आ रही है इंडक्टर में, और कैपेसिटर में वोल्टेज से आती है 1/2 CV²। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये अब आपका एक सर्किट है, ठीक है, आर सी सर्किट, इसको हम एनालाइज करते हैं। अच्छा जी, अ डायोड सर्किट इज शोन इन द फिगर। अब मुझे ज़रा इस सर्किट को और से देखें ज़रा। डायोड का सर्किट है, डायोड लग गया, साथ में क्या है, आर और सी है, ठीक है, और एक स्विच लगा हुआ है। A diode circuit is shown in the figure with R44 ohm, C.1 micro. The capacitor has an initial voltage of 220 volt. If switch S1 is closed, determine the peak diode current, energy dissipated, resistance और capacitor voltage. अब मुझे ये बताओ कि ये चार्जिंग सर्किट है या डिस्चार्जिंग सर्किट है? क्या क्या डिस्चार्जिंग? क्यों? वो पहले चार्ज आपको मिला है, इसमें कहीं सोर्स नजर आ रहा है? सोर्स भी नहीं है। हाँ, हो सकता है सोर्स और वो बैटरी चार्ज के तौर पे भी यूज हो रहा हो मे बी, लेकिन यहाँ पे ये सर्किट इस वक्त डिस्चार्जिंग है। जैसे आप स्विच क्लोज करोगे तो डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड या रिवर्स बाइस्ड? फॉरवर्ड बाइस्ड। तो अगर ये आइडियल डायोड है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, कंसिडरिंग इट आइडियल। फिर आप देखें इनिशियल वोल्टेज क्या है, 220, यही है ना कैपेसिटर पे। तो वो वोल्टेज क्या राइज करेगा या डिके करेगा? डिके करेगा। तो वोल्टेज की इक्वेशन कैसी होगी जरा बनाओ। V इज इक्वल टू इनिशियल V0 e⁻t/τ, सही है, ओके, मॉडलिंग, राइट। टॉ क्या है, टॉ इज इक्वल टू आर सी। आर कितना है इसमें, 44 ओम है, और सी कितना है जी, 0.1 माइक्रो। ये आप निकाल सकते हैं कितने सेकंड आता है अप्रोक्सीमेटली, ये 4.4 आ रहा है, 4.4 माइक्रो सेकंड कितना आ रहा है, हाँ इतना ही आ रहा है, 4.4 माइक्रो सेकंड आ रहा है सीधा सीधा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं, V0 कितना है आपका, 220 है, e की पावर -t/4.4 माइक्रो सेकंड। ये मैंने इक्वेशन लिख दी इसकी नंबर्स के अंदर, पहले जेनेरिक, उसके अंदर नंबर पुट कर दिया, ओके। तो पीक डायोड करंट क्या होगा, पीक डायोड करंट जो स्टार्ट वाली पीक है डायोड का करंट, वो क्या होगा। अच्छा, करंट की इक्वेशन कैसी होगी, करंट की इक्वेशन कैसी होगी, करंट की, हाँ करंट की इक्वेशन बताया, क्या वो डिकेइंग होगी या राइजिंग होगी? इसमें दोनों डिकेइंग है, कैपेसिटर के वोल्टेज भी डिके करेगा, करंट भी डिके करेगा ना। करंट डिके होता जाएगा, जैसे जैसे कैपेसिटर के वोल्टेज कम होते जाएंगे करंट भी कम होता जाएगा। आई बात समझ, ठीक है। तो करंट की इक्वेशन लिखवाओ जरा, I इज इक्वल टू V0/R, ये मैक्सिमम करंट होगा ना जब आप स्विच क्लोज करोगे, तो V/R, तो e की पावर -t/τ। अच्छा, अब ये है पीक डायोड करंट, ये आपका आंसर आ गया पहले पार्ट का, Vp इज इक्वल टू आई पी, जो पीक डायोड करंट है, दैट इज इक्वल टू V/R। करें जरा कैलकुलेट, 220/R कितना है, 44, करो जरा कैलकुलेट कितना आता है, 220/44 कितना है, 5 एम्पेयर। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नहीं इतना हम अफोर्ड कर सकते, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट ही है ये, ठीक है, जिसमें ये पावर डायोड टाइप को लगा हुआ है। एनी हाउ, तो 5 एम्पेयर इट इज़ अ ह्यूज करंट के 5, 1 एम्पेयर करंट इज सफिशिएंट टू, मतलब किल एनीवन पर्सन। 1 एम्पेयर बहुत खतरनाक होता है, ये 5 एम्पेयर। अच्छा, एनी हाउ, एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टर, ये उतनी ही होगी जितनी कैपेसिटर में स्टोर होगी, तो वो कितने की, 1/2 CV²। करें ज़रा कैलकुलेट, 1/2 करें, उसके बाद C रखें 0.1 माइक्रो, और V² 220 का स्क्वायर कर 1/2 CV² कर देना, वो निकालें यहाँ से एनर्जी। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है जी, कैलकुलेट कर ले, मैं तब तक आगे जाता हूँ। कैपेसिटी कितना आ रही, 0. ठीक है, इतने जूल्स है, 1/2 CV², C कितना है, 0.1 माइक्रो, और ये V²। अच्छा जी, या 2.4 मिली जूल, 2.4 मिली जूल आ रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। कैपेसिटर का वोल्टेज बताएं, ये देखो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन का फायदा क्या होता है, अब ये मैंने इक्वेशन लिखी, मुझे इसका क्या बेनिफिट है, यस मेरे पास ये T है,
अब मेरे पास डिफरेंट टाइम पे मैं ये निकाल सकता हूँ कैपेसिटर का वोल्टेज। ओके, मैथमेटिकली, प्रैक्टिकली भी वैसे ही हो रहा होगा, लेकिन मैं मैथमेटिकली निकाल रहा हूँ। ओके, तो सर आप कहते हो सर मुझे इतने माइक्रो सेकंड में बताया क्या होगा, मैं सपोर्ट कर दूँ। हाँ ये लो, हेलो पढ़ो। तो ये जनाब आपका कैपेसिटर का वोल्टेज मैं अभी निकाल के देता हूँ आपको। 220 ई की पावर माइनस कितने सेकंड पे कह रहा है, 2 माइक्रो कह रहा है, और नीचे टाइम पीरियड कितना है, 4.4 माइक्रो। करें ज़रा ये कैलकुलेट, 220 ज़रब ई की पावर माइनस 2/4.4, देखें कितना आता है। माइक्रो है भाई, माइक्रो सेकंड टाइम पीरियड है, और ऊपर भी 2 माइक्रो पूछा है ना, माइक्रो माइक्रो से कट गया, 139 वोल्ट लें भाई। अच्छा ये इसका टाइम पीरियड है 4.4 माइक्रो, तो 4.4 पे जाके इसने 63% डिस्चार्ज होना है, ठीक है। लेकिन ये पहले पूछ रहा है, ये कह रहा है 2 माइक्रो पे बताओ, यानी ये 63% डिस्चार्ज नहीं अभी हुआ, ये थोड़ा कम डिस्चार्ज है। अरे बात समझ, ठीक है। वन टॉप है 4.4 माइक्रो पे इसने 63% डिस्चार्ज होना है, 220 का 63, तो वो जरा कैलकुलेट करो कितना बनता है, 0.63 ज़रब 0.63 ज़रब 220 करो पहले, 138। इतना डिस्चार्ज 220 माइनस 138 करो, 220 माइनस 138, 81 वोल्ट। तो 81 वोल्ट एक टॉप पे होगा ये। चलें एक और करें, 0.37 ज़रब 220 करें, 81 वोल्ट। बात समझ आई। तो 37%, यानी कि ऊपर से 63% डिस्चार्ज है, नीचे से 37%, तो वो एक टाइम कौन, लेकिन इसने आपसे 2 माइक्रो पे पूछा, यानी ये अभी अभी वन टाइम पीरियड उसने वन टॉन ही हुआ, तो इसका मतलब है ये 63% डिस्चार्ज नहीं होगा। अच्छा ये अब जरा कैलकुलेट करें, कितना आंसर आया था आपका, 139। 139 को डिवाइड करें 220 पे, यानी 62%, यानी 62% चार्ज हुआ है, तो डिस्चार्ज कितना हुआ, 38%, 38% डिस्चार्ज हुआ है। ओके, तो ये जनाब इस तरह से आपने इस तरह के सर्किट्स को एनालाइज करना है। तो ये हम आगे चलते हैं। ये देखिए 5 एम्पेयर है, ये आपने निकाला है, जूल भी सही निकाले हैं आपने, 0.0242, और टाइम सही निकाला आपने सारे कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ डायोड्स है, ये ज़रा हम क्विकली कर लेते हैं। ये देखें डायोड्स, डायोड्स की हमने थ्योरी पढ़ ली। अच्छा अब ये डायोड्स की ना एप्लीकेशंस हैं, ये सारी जगहों पे डायोड्स यूज़ होते हैं। आपके डायोड्स, आपने एलईडीज़ नहीं देखी घरों में, वो लाइटें जो चल रही होती हैं रेड ग्रीन, हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऑलमोस्ट वो होती है, वो डायोड ही है। उसमें एक एनोड होता है, उसकी ना वो जो लेग होती है वो ज़रा लंबी होती है, और कैथोड की थोड़ी सी छोटी होती है लेग, ऐसे ही ना। तो अब वो वही कॉन्सेप्ट है, फॉरवर्ड बाइस्ड और अच्छा जी आगे चलते हैं जी। इसकी कॉमन टाइप्स क्या होती हैं, जंक्शन डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, फोटो सेल्स और सोलर सेल्स। सोलर सेल जो सोलर रिन्यूएबल वगैरह, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स ही है भाई उसके अंदर। ओके, तो जीना डायोड, जीना डायोड जो है वो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था कि ये वोल्टेज रेगुलेशन में यूज़ होता है, वोल्टेज को मेंटेन रखने में। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से ये आ जाएगा आपका ना, जीनर बड़ी डिटेल में आएगा। जंक्शन डायोड सिंपल, ये दो जंक्शंस को पी और एन को मिलाने से बनता है। इसमें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हम कर चुके हैं। और उसके बाद जनाब ये इसका देख लें सिंबल डायोड का, और इसमें जो है वो ये देखें इसका ये जो जहाँ पे लाइन है, दिस इज़ कैथोड एंड दिस इज़ एनोड। इसको पॉजिटिव से जोड़ोगे और इसको नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। इसको नेगेटिव से पॉजिटिव करोगे तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड होगा तो लाइक शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स बायस होगा लाइक ओपन सर्किट। ओके, अच्छा अब ये देखें, ये सबसे ज़्यादा इसकी ज़बरदस्त एक एप्लीकेशन है, रिवर्स पावर प्रोटेक्शन। वैसे ये पावर में भी होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रिवर्स पावर मींस, देखें आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाया, अगर आप गलती से इसके वो कर दें ना, ऑपोजिट लगा दें, पोलैरिटी जहाँ प्लस लगाना था वहाँ माइनस लगा दें, जहाँ माइनस, तो आपका इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट। लेकिन अगर आपने ये डायोड लगाया हुआ है तो प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखें यहाँ पे जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा इसमें फॉरवर्ड बायस नहीं होना। अगर आप इसकी पोलैरिटी चेंज भी कर दें, ऑपोजिट लगा दें गलती से, यहाँ माइनस प्लस, तो ये रिवर्स हो जाएगा, बच गया। ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त, ये हमारे टीचर ने भी हमसे पूछी थी, ये बड़ा एक इंटरव्यू टाइप का भी सवाल है कि डायोड को कैसे आप प्रोटेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, ठीक है। मैं एग्जाम में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछ रहा होता हूँ
कि रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन क्या होती है यूजिंग डायोड के। आपकी बेसिकली ये गलती बहुत ज़्यादा होती है इंडस्ट्री में। हमारे वहाँ पे गैस टरबाइन थी, उसमें हमारे वो एक टेक्नीशियन ने क्या किया कि वो तारे उल्टी जोड़ दी थर्मोकपल की। वो टेम्परेचर ही पता नहीं क्या आ रहा था उधर, अजीबोगरीब सा, तो उधर बड़ा वो खप पड़ गई कि ले जी पता नहीं की हो गया। यानी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रिवर्स कनेक्शन वाली जो गलती है ना, ये बहुत होती है इंडस्ट्री में। कनेक्शन जो उल्टे हो जाना, जहाँ प्लस लगाना था उधर माइनस लगा दिया। ये आपसे भी हुए हो कभी ना कभी ये गलतियाँ, ठीक है। तो ये गलती आपको महंगी भी पड़ सकती है अगर आपका आगे इक्विपमेंट सेंसिटिव है, ठीक है। तो क्या करें जी, ये डायोड ये लगा होता है, बिल्ट इन सर्किट्स में प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। फ्यूज़ की प्रोटेक्शन भी होती है और ये भी होती है नॉर्मली। रेक्टिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं कि जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, आपकी असाइनमेंट भी दी है आपको। अच्छा, फिर लाइट मीटिंग डायोड। अच्छा, इसमें क्वेश्चन मैंने खुद भी जो इंटरव्यूज ले एक बार पूछा था कि लाइट मीटिंग डायोड और फोटो डायोड में क्या फ़र्क है। लाइट मीटिंग डायोड में करंट, हम उसको बिजली देंगे और उससे लाइट निकलेगी। दिस इज लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिट करने वाला डायोड है। फोटो डायोड क्या होगा कि उस पर लाइट पड़ेगी तो बिजली पैदा होगी, रिवर्स है। ओके, तो यहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है कि जब आप इसको फॉरवर्ड बाइस्ड करोगे तो इसमें से क्या होता है, लाइट एमिट करती है, इसलिए इसको कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। और ये आपको पता है आजकल मॉडर्न लाइफ में हर जगह यूज़ हो रही है। एलईडी स्ट्रीट लाइट्स आ गई हैं, गाड़ियों में जो हेडलाइट्स आ रही हैं आप कितनी महंगी महंगी, में एलईडी लगी हुई है। वो देखें कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। एलईडी तो बहुत सस्ती चीज़ है, इकट्ठी करके एलईडी की थ्रेड बना लें और वो हेडलाइट भी लग गई तो वो जो आपकी देख लें गाड़ी है। लेकिन वो लाइट एमिटिंग डायोड ये डिस्कवर्ड हुआ था 1907 में। ये आपने सारा पढ़ लेना, डिफरेंट लाइट्स के डिफरेंट मटीरियल होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये इसका फॉरवर्ड वोल्टेज है, हर लाइट का डिफरेंट है। इंफ्रारेड का इतना होता है, आरईडी का इतना है, एम्बर, येलो, ग्रीन, ये इसके फॉरवर्ड वोल्टेज हैं कि जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो, यानी इसका इतना वीएफ है, इससे ज़्यादा देना पड़ेगा आपको सप्लाई, तो फिर जाके ये ऑन होगी। और करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस भी बीच में सर्किट में लगाते हैं, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे आपकी एलईडी सड़ सकती है, जल सकती है। देखें यहाँ पे ए वाली लीड आपकी जो है वो लॉन्ग लीड है, के वाली लीड आपकी शॉर्ट लीड है, ठीक है। और ये इसका ग्राफ है डिफरेंट जो है वो कलर्स का। तो ये कहाँ यूज़ होती है, स्ट्रीट, ये आपकी ट्रैफिक लाइट्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर, आपके जो घरों के अंदर अप्लाइंस होते हैं उसमें ये यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। दिस इज़ योर एलईडी, ओके। अच्छा, अब आते हैं कॉमन डायोड, फोटो डायोड का था। फोटो डायोड ये कहते हैं कि फोटो डायोड, इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। एक होता है नॉर्मल ट्रांजिस्टर, उसमें आईबी करंट देते हैं तो आईसी फ्लो करता है, आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी। एक होता है फोटो ट्रांजिस्टर, उसमें आईबी नहीं देते, उसमें लाइट मारते हैं, उसमें लाइट मारते हैं तो फोटोनिक करंट पैदा होता है, आईसी इज इक्वल टू बीटा करके कुछ वो वाला करंट जो फोटोनिक करंट है। यानी उसमें इनपुट करंट नहीं होगा, उसमें इनपुट लाइट होगी। लाइट क्या है, ये फोटॉन्स हैं, इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू एच न्यू, एंड न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। ये सारी चीज़ें आगे आपकी आ रही हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में ये करवाते हैं जब ये पढ़ाते हैं ये चीज़ें। तो एनी हाउ अभी अब बस यहाँ पे फोटो डायोड का था, नॉर्मल पी जंक्शन विद ओपनिंग टू अलाउ लाइट टू एंटर, यूज टू डिटेक्ट लाइट एंड फीचर वाइड ट्रांसपेरेंट जंक्शंस। कॉमन टाइप्स ऑफ डायोड्स क्या क्या होते हैं जी। फोटो डायोड क्या होता है, टाइप ऑफ द फोटो डिटेक्टर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग लाइट इनटू आइदर करंट और वोल्टेज डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ऑपरेशन। डायोड ऑप्टिमाइज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक करंट इन रिस्पांस टू द इरेडिएशन बाय अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट। तो ये फार्मूला इसका होता है, मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू एरिया फ्रीक्वेंसी होती है, एंड न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। सी क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी भी फिक्स्ड वैल्यू होती है, और ये लेमडा जो है ये आपकी वेवलेंथ है, ओके। और इसमें फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। ये जो एफ है ना, एफ इसके अंदर ये वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, वी बेसिकली क्या आपका सी इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये एफ को कहता है न्यू, जो न्यू है ना ये वाला न्यू, ये एफ है, फ्रीक्वेंसी है, तो सी ओवर लेमडा। तो ये खैर आगे डिटेल में आ जाएंगी चीज़ें, तो आगे चलते हैं हम। फोटो डायोड एप्लीकेशंस क्या होती हैं जी। फोटो डायोड की एप्लीकेशंस, ये सारे इसकी एप्लीकेशंस लिखी है, सिलिकॉन फोटो डायोड, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोग्राफी, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने आपको आइडिया दिया था, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मसलन बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, अब आपका ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, वो एक बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। आपकी ब्लड शुगर, लैब फलानी लैब, इतने महंगे महंगे टेस्ट क्या करते हैं, आपके ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको मशीन में डालते हैं ना, उस मशीन से रीडिंग आती है,
दिस इज़ मेजरमेंट, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। आपने घड़ियाँ पहनी हुई हैं, अगर ये टाइम गलत बता रही हो आपको, कैलिब्रेट ना हो, तो केओस हो जाएगा ना। आप अपनी तरह से फ़्लाइट पकड़ने जा रहे हो, 10 बजे फ़्लाइट थी, आपकी घड़ी 15 मिनट पीछे थी, आप टाइम पे पहुँचोगे लेकिन आपकी जो फ़्लाइट निकल चुकी होगी, 15 मिनट से वो निकल चुकी होगी। इसी तरीके से मेरा एक दोस्त था, वो उसका मोटरवे पे हमेशा चलान होता था। वो तो यार पता नहीं मेरा मीटर तो सही है, तो मैं चलाना भी 110 थे है, उसका मीटर ख़राब था। वो 110 पे चला तो रहा होता था, वो 110 नहीं होते थे, वो 120 से ऊपर ही होते थे। उसका मीटर कैलिब्रेट नहीं था। मैं वर्कशॉप में जाके मीटर को कैलिब्रेट करवा, कैलिब्रेशन। देखिए ना, आप नीचे आपने लैब्स में काम किया इतना ज़्यादा, वोल्ट आते हैं जी 2 वोल्ट, आप ट्रस्ट करते हो ना कि ये 2 वोल्ट ही हैं। अगर हो 1 वोल्ट, मीटर बता रहा हो ये 2 है, तो ये तो क्योस नहीं हो जाएगा। दिस इज नोन एज, इसकी फिर कॉन्सेप्ट आते हैं इसको। अब मीटर पहले अभी अब आपने लगाया जी 2 वोल्ट बता रहा है, अच्छा जी आपने फिर लगाया जी 3 बता रहा है, फिर थोड़े उसी वक्त थोड़े टाइम के बाद लगाया, वो अब बता रहा है जी 1। ऐसा मीटर जो जब भी लगाओ अपनी रीडिंग ही चेंज करी जा रहा है, कहता ना जबानी एक नहीं है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है प्रेसिजन और एक्यूरेसी का, कि एक्यूरेसी मींस एक्यूरेट आपकी रीडिंग बताए, जितनी है उतनी बताए। दूसरी चीज प्रिसाइज भी हो, यानी मल्टीपल टाइम्स आप रीडिंग लें तो सही बताए। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लेकिन अब्जॉर्ब पता नहीं किया कि नहीं किया। तो दिस इज द मीनिंग्स ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। एक्यूरेसी मींस एक्यूरेट पढ़े, और प्रिसिजन मींस अगर आप मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट करें तब भी आपको सही बताए मल्टीपल टाइम्स। बात समझ आइए आपको? दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। अच्छा, तो अब ये जनाब इसकी एप्लीकेशंस इसमें बताई हुई हैं, डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं फोटो डायोड्स की, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, ये फोटो सेल्स जो होते हैं, जो सोलर सेल्स होते हैं, फोटो वोल्टाइक सेल्स हैं, इसमें भी यही होता है कि वो जो फोटॉन्स हैं इजिकल टू एच न्यू, वो आपके सोलर सेल पे पड़ता है, और उससे क्या होता है, वो सोलर सेल्स बेसिकली 0.7 वोल्ट देता है ना, उसको अगर आप सीरीज़ में लगा दो, करें हाँ ज़रा कैलकुलेशन, मुझे चाहिए 24 वोल्ट, हाउ मेनी सेल्स आई हैव टू अटैच इन सीरीज टू मेक अ स्ट्रिंग एक बनानी है जिसमें कितने मैं अपने सोलर सेल सीरीज में लगाऊंगा। 0.7 वोल्ट आ रहे हैं हर एक के अक्रॉस, मुझे चाहिए 24। क्या करेंगे हम 24 को, क्या करेंगे, तकसीम करें उसको 0.7 के साथ, 20 34। अब 34 को ज़रब दे 34 यानी 34 यानी 0.7 ज़रब 34, तो आपके पास 24 वोल्ट आएंगे। करके देखें ज़रा ऐसे ही, यानी कि 34 अगर मैं अपने जो डायोड है, फोटो डायोड जो कि फॉरवर्ड बाइस पे 0.7 देता है, उसको अगर मैं सीरीज में जोड़ दूं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करके, तो मुझे कितने वोल्ट मिलेंगे, 24 वोल्ट मिलेंगे। तो आमतौर पे 40 वोल्ट आ रहे होते हैं एक पैनल से ना, ओपन सर्किट वोल्टेज होता है एक, उसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, ओपन सर्किट चेक करने तो 40 आते हैं, फिर शॉर्ट सर्किट करते हैं उसको, फिर करंट देखते हैं कितना आ रहा है, वो ठीक है, वो एक अलग है कैलकुलेशन से, वो आएंगी इसमें, इसमें नहीं तो इंस्ट्रूमेंटेशन में तो मैं करवा देता हूँ। तो फोटो सेल्स और सोलर सेल्स क्या हैं जी, फोटो सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो इसमें वो सारे सेल्स को सीरीज़ में ज्वाइन करके जो है वो एक हम वोल्टेज क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इन दैट इट्स इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस वेरी व्हेन लाइट इज इंसिडेंट अपॉन इट, व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट कैन जनरेट एंड सपोर्ट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू बीइंग अटैच्ड टू एन एक्सटर्नल वोल्टेज। फोटोवोल्टाइक कम्स फ्रॉम द ग्रीक फोस मींस लाइट एंड फ्रॉम द वोल्ट। ओके, अच्छा जी, और फोटो सोलर पैनल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वंस सोलर पैनल, सबसे एक ये बेनिफिट है कि ये स्टेशनरी है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, ला दे तो बस एक। अच्छा याद रखें, इंडस्ट्री में 2 तरह की मशीनें होती है, एक होती है स्टेशनरी, एक होती है रोटरी। रोटरी प्लांट बड़े ख्वार करते हैं, जिसमें मैं रहा था, कंप्रेसर पम्प जिसमें रोटेशन होती है, मूवमेंट होती है। स्टेशनरी प्लांट क्या होता है, सिंपल प्लांट जो स्टैटिक है, जैसे सोलर पैनल स्टैटिक है, कभी देखा है उसको मूव करते हुए? नहीं। ट्रांसफार्मर स्टैटिक है, हाँ जनरेटर रोटरी है, जनरेटर घूम रहा होता है। तो जो रोटरी मशीनरी होती है उसमें बड़े फॉल्ट आते हैं, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, बहुत फॉल्ट आते हैं उसमें। तो ये सबसे वंस सोलर पैनल्स आर इंस्टॉल दे प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट जनरेटिंग वेस्ट और पोल्यूशन। एक तो ये इसका बेनिफिट है कि इससे कोई आलूदगी नहीं है, कोई ये एमिशन कोई नहीं हो रही इससे। लेकिन खैर एक रिसर्च में मुझे बता रहे थे एक टेक्सटाइल में कि इससे होती है, एक इससे कुछ लाइट्स निकलती हैं जो कि हैज़र्डस हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा मतलब वो इतनी पॉपुलर शायद रिसर्च नहीं है।
तो विदाउट जनरेटिंग वेस्ट ऑफ पोल्यूशन, ऑपरेट विद लिटिल मेंटेनेंस और इंटरवेंशन। Solar electric generation is economically competitive where the grid connection or fuel transport is difficult, costly or impossible. अब हमारे पास जो गैस के वेल्स होते थे ना, वो बड़े खेतों खूतों में पता नहीं किधर किधर अजीबो गरीब जगहों पे होते थे। अब वहाँ पे बिजली तो नहीं होती थी हमारे पास, लेकिन हमने वेल पे स्काडा सिस्टम लगाना है, उसका सारा डेटा हमने कंट्रोल रूम में देना है। स्काडा सिस्टम ये होता है कि सुपरवाइजरी कंट्रोल, जैसे मैं घंटा घर में स्काडा लगाऊं कि जी सारी टेक्सटाइल मशीनों का डेटा वहाँ पे जाए। ये है, ये आपका कोर्स है आईपीसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, ये पढ़ाते हैं, ये मैंने खुद इस पे काम किया हुआ है। स्काडा सिस्टम्स को कहते हैं, स्काडा सिस्टम्स। तो स्काडा सिस्टम्स अब वहाँ पे लगाना है मैंने वेल के ऊपर, बिजली कहाँ से आएगी? सोचें ज़रा कि एक दूर दराज का इलाका है, वहाँ पे मैं क्या 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 लगाऊं कि मुझे एनर्जी मिल जाए, बिजली मिल जाए पीएलसी चलाने के लिए। सोलर, तो वहाँ सोलर पैनल लगाए हुए थे, बैटरी लगाई थी जिससे पीएलसी चलती थी, और बैटरियाँ ज़्यादा लगाई होती थी, वो चोरी होना शुरू हो गई थी, वहाँ पे चोरियाँ बहुत होती थी। फिर हमने उसको उठा के ऊपर लगा दिया, ऊपर पैनल के साथ ऊपर ले गए, तो बैटरियाँ लगी होती जो रात को उसको चलाई रखती हैं। फिर हमें एक असाइनमेंट ये भी जोश चढ़ा था कि जी यहाँ पे विंड भी लगा के ना, विंड लगा दो, लेकिन वहाँ स्पीड ऑफ एयर कम थी, 6 मीटर पर सेकंड आई थिंक कोई होते, इससे ऊपर लग सकती विंड, उससे नीचे नहीं लग सकती। वहाँ इतनी स्पीड ही नहीं थी हवा की, तो इसलिए वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। आ रही बात समझ के, जहाँ पे दूर दराज के इलाके पे धूप तो आ रही है ना, सन तो है ना, तो सन से जो है वो सोलर पैनल लगा के आप बिजली पैदा कर सकते हो। ठीक है, तो स्काडा सिस्टम पीएलसी वगैरह चल जाए। अच्छा, एक और हल भी है, गैस का प्लांट है, गैस भी है ना, तो एक होता है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, वहाँ पे होता था हमारे पास। उसमें भी यही होता था कि थर्मोकपल्स होती थी, ये आगे सर ये उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर्स में आती चीज़ें, कि थर्मोकपल्स को सीरीज में जोड़ के ना, वो थर्मोकपल भी इसी तरह ही होते हैं, मिली वोल्ट देती है, उसको भी अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो वो ज़्यादा वोल्ट आ जाएंगे, तो उसमें को -40 के करीब वोल्ट निकलते थे, जो कि उससे भी हम चला सकते थे। लेकिन उसको हम यूज़ करते थे पाइप्स की प्रोटेक्शन के लिए, जो गैस के पाइप्स होते थे ना, उस पर जंग लगता है, तो उसको कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। उस पर -40 वोल्ट्स लगाते हैं, तार लगाते थे उसके ऊपर -40 वोल्ट की, और साथ में एक और एनोड लगाते थे, सेक्रीफिशियल एनोड, वो एक अलग साइंस है, कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम। तो वो हम गैस से बिजली भी पैदा करते थे। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो है सोलर सेल के। सोलर सेल के यूज़ का है कि अगर आपके रिमोट एरियाज़ में बिजली नहीं है तो यू कैन इंस्टॉल दी सोलर एरियाज़। अच्छा, सोलर सेल में मसला ये है कि ये कॉस्टली होती है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, नंबर एक। नंबर टू, इनकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, और द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ सोलर सिस्टम इज़ डिपेंडेंट अपॉन द लोकेशन एंड क्लाइमेट। धूप होनी चाहिए वहाँ पे। जीना डायोड कहाँ यूज़ होता है? ये आपकी वोल्टेज रेगुलेशन में यूज़ होता है। ये आपको मैंने अभी हम बड़ी डिटेल में इसका आगे एनालिसिस करेंगे, इसके डिज़ाइन के क्वेश्चंस करेंगे कि मतलब ये कैसे काम करता है, कैसे हम वोल्टेज को मेंटेन करते हैं। तो ये रिवर्स बायस रीजन में चलता है, और उसकी सिंबल भी ज़रा चेंज होता है। इसका जो वो जो आगे लाइन है ना हॉरिजॉन्टल, उसकी मूंछ बनी होती है एक किस्म की, एक ऊपर और एक नीचे, उल्टी मूंछें, समझ रहे हैं आप? वो उस तरह की अजीब सी जो है ना, वो ये इस तरह की होती है। Zener diode, a very useful type and is used in vast quantities. A stable voltage is produced. Power supply these diodes are widely used. लेकिन आप रेगुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, 7805 आप यूज़ कर लें इसकी जगह, या 7812 12 वोल्ट के लिए यूज़ कर लें, 7824 भी आता है, ठीक है, जीनर की जगह। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।